नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डिटेल में समझा था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम बात करेंगे पीएससी यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। ये एक सरकारी बॉडी होती है जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्जाम कंडक्ट करती है, जैसे आईएएस, आईपीएस, स्टेट लेवल ऑफिसर, सीटीसी। इसका मेन काम होता है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से कंडक्ट करना। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं टाइप्स ऑफ पीएससी। तो देखिए, ये अलग अलग लेवल पर काम करते हैं, जिसमें सेंट्रल, स्टेट और जॉइंट लेवल के कमीशंस शामिल होते हैं। यहाँ पे पहला टाइप है यूपीएससी। ये सेंट्रल लेवल का रिक्रूटमेंट बॉडी है जो पूरे भारत के लिए काम करता है। ये मेनली ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करता है, जैसे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करता है। यहाँ पे नेक्स्ट है एसपीएससी। तो ये हर स्टेट में होता है और अपने स्टेट के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंडक्ट करता है। ये स्टेट की सिविल सर्विसेज और स्टेट लेवल के पोस्ट के लिए एग्जाम्स ऑर्गेनाइज करता है। हर स्टेट का अपना एसपीएससी होता है जो रेस्पेक्टिव गवर्नर को रिपोर्ट करता है, जैसे वेस्ट बंगाल में डब्ल्यूबीपीएससी, बिहार में बीपीएससी और महाराष्ट्र में एमपीएससी। यहाँ पे नेक्स्ट है जेएसपीएससी। तो देखिए, इसे तब बनाया जाता है जब दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स एक साथ मिलकर एक कमीशन बनाते हैं। ये कमीशन उन स्टेट्स के लिए कॉम्बाइंड रिक्रूटमेंट एग्जाम्स कंडक्ट करता है। इसका स्ट्रक्चर और काम यूपीएससी और एसपीएससी जैसा ही होता है, बस फर्क इतना होता है कि इसमें मल्टीपल स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो दोस्तों, ये था टाइप्स ऑफ पीएससी का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम यूपीएससी को डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, इसके अपॉइंटमेंट, टर्म, पावर्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पूरा प्रोसेस संविधान के प्रोविजंस के थ्रू डिसाइड होता है। तो चलिए इन पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इसके चेयरमैन और मेंबर्स का अपॉइंटमेंट। तो देखिए, आर्टिकल 316 के अकॉर्डिंग यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स का अपॉइंटमेंट भारत के राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ पे मेंबर्स की एग्जैक्ट नंबर कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई नहीं करता, लेकिन पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट इसे डिसाइड कर सकते हैं। अब समझते हैं इनका टर्म। तो देखिए, चेयरमैन या मेंबर का टेन्योर नॉर्मली 6 साल का होता है, लेकिन अगर वो 65 साल की एज पूरी कर लेते हैं तो उनका टर्म ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है, चाहे 6 साल कंप्लीट हुए हो या नहीं। ये फिक्स टर्म उनकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इंश्योर करता है ताकि पॉलिटिकल प्रेशर का असर ना हो। अब है इसका रीअपॉइंटमेंट। तो एक मेंबर अपना एक फुल टर्म कंप्लीट करने के बाद दोबारा यूपीएससी का मेंबर नहीं बन सकता, लेकिन अगर कोई मेंबर चेयरमैन नहीं है तो उसे चेयरमैन बनाया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि उसने अपना मेंबर टर्म कंप्लीट नहीं किया हो। मतलब एक टर्म कंप्लीट होने के बाद रीअपॉइंटमेंट अलाउड नहीं है। नेक्स्ट है रेजिग्नेशन। तो देखिए, अगर कोई मेंबर पर्सनल या हेल्थ रीजंस की वजह से अपने पद से हटना चाहे तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को भेजता है। यहाँ पे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होते ही पोस्ट वैकेंट हो जाता है। नेक्स्ट है रिमूवल। तो आर्टिकल 317 के अंडर रिमूवल का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। अगर मिस बिहेवियर या इनकेपेसिटी का केस हो तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी रेफरेंस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद अगर मिसबिहेवियर प्रूव हो जाए तभी रिमूवल होता है। इंक्वायरी के दौरान प्रेसिडेंट चेयरमैन या मेंबर को सस्पेंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्राउंड्स फॉर रिमूवल, यानी कि रिमूव किन वजहों से किया जा सकता है। यहाँ पे पहला ग्राउंड है इंजॉल्वेंसी, यानी कि अगर मेंबर्स अपने उधार चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। नेक्स्ट है पेड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि टर्म के दौरान किसी और जॉब या पेड सर्विस लेना। नेक्स्ट है इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी,
यानी ऐसी फिजिकल या मेंटल कंडीशन जो काम करने से रोक दे। नेक्स्ट है कंडीशंस ऑफ सर्विस। तो देखिए यूपीएससी के मेंबर्स के सर्विस कंडीशंस प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं और एक बार डिसाइड होने के बाद इन कंडीशंस को मेंबर के डिसएडवांटेज में चेंज नहीं किया जा सकता। अब समझते हैं इनके एक्सपेंसेज के बारे में। तो देखिए यूपीएससी का पूरा खर्चा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट हर साल इनके बजट को कट या ब्लॉक नहीं कर सकते। इससे इनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इंश्योर होती है। अब समझते हैं रिपोर्ट्स एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ यूपीएससी। तो देखिए हर साल यूपीएससी अपना एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है। प्रेसिडेंट इसे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में रखते हैं। साथ ही अगर किसी एडवाइस को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया तो उसका रीजन पार्लियामेंट को बताना पड़ता है। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने समझा यूपीएससी का अपॉइंटमेंट से लेकर रिमूवल तक हर स्टेप केयरफुली कॉन्स्टिट्यूशन में सेफगार्ड किया गया है। ये सिर्फ एक रिक्रूटमेंट बॉडी नहीं बल्कि देश के सिविल सर्विसेज का बैकबोन है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम एसपीएससी यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को डिटेल में समझेंगे। तो देखिए हर स्टेट का अपना रिक्रूटमेंट बॉडी होता है जो स्टेट लेवल के सिविल सर्विसेज और अदर गवर्नमेंट पोस्ट के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करता है। इसके अपॉइंटमेंट से लेकर रिपोर्ट सबमिशन तक का प्रोसेस भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइंड है। तो चलिए इसे भी पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं इसका अपॉइंटमेंट। तो देखिए एसपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स का अपॉइंटमेंट राज्य के गवर्नर के द्वारा किया जाता है। ये पूरी तरह से स्टेट लेवल का अपॉइंटमेंट होता है। नेक्स्ट है इसका टर्म। तो इसका चेयरमैन या मेंबर अपनी ड्यूटी 6 साल तक या 62 साल की एज तक दे सकते हैं, जो भी पहले आ जाए। नेक्स्ट है रीअपॉइंटमेंट प्रोसेस। तो देखिए एसपीएससी का कोई भी चेयरमैन या मेंबर अपने टर्म के बाद दोबारा एसपीएससी का मेंबर नहीं बन सकता। यहाँ पे एक टर्म के बाद रीअपॉइंटमेंट की परमिशन नहीं होती। नेक्स्ट है रेजिग्नेशन। तो अगर एसपीएससी का चेयरमैन या मेंबर अपने पद से रिजाइन करना चाहे तो वो अपना रेजिग्नेशन डायरेक्टली स्टेट के गवर्नर को देता है। नेक्स्ट है रिमूवल। तो इसके चेयरमैन या मेंबर को रिमूव करने का अधिकार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होता है, लेकिन मिसकॉन्डक्ट या इनकैपेसिटी के केस में गवर्नर सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस भेजने के बाद इंक्वायरी चलने तक सस्पेंशन कर सकते हैं। अब है रिमूवल ग्राउंड्स। तो इसके रिमूवल ग्राउंड्स यूपीएससी के जैसे ही होते हैं। इंजॉल्वेंसी किसी पेड एम्प्लॉयमेंट का लेना जब पोस्ट पर हो, या फिर माइंड या बॉडी की ऐसी इन्फर्मिटी जो ड्यूटीज को परफॉर्म करने से रोक दे। नेक्स्ट है कंडीशंस ऑफ सर्विस। तो देखिए एसपीएससी के मेंबर्स के सर्विस कंडीशंस स्टेट के गवर्नर डिसाइड करते हैं। एक बार डिसाइड होने के बाद इन कंडीशंस को मेंबर के डिसएडवांटेज में बदला नहीं जा सकता। अब समझते हैं इसका एक्सपेंसेज। तो एसपीएससी का सारा खर्चा डायरेक्टली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आता है। इससे इसका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मेंटेन होता है। नेक्स्ट है रिपोर्ट। तो दोस्तों एसपीएससी हर साल अपना एनुअल रिपोर्ट गवर्नर को देता है। गवर्नर इसे स्टेट लेजिस्लेचर में पेश करते हैं। साथ ही बताते हैं कि अगर एसपीएससी की एडवाइस को एक्सेप्ट नहीं किया गया तो उसका रीजन क्या था। तो दोस्तों ये था स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एक फुल ब्रेकडाउन। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम डिस्कस करेंगे जेएसपीएससी यानी कि जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। ये एक ऐसा रिक्रूटमेंट बॉडी है जो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए कॉम्बाइंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंडक्ट करता है। इसकी फॉर्मेशन, पावर्स और फंक्शनिंग संविधान के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होती है। तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं इसका फॉर्मेशन। तो देखिए ये तब बनता है जब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि एक जॉइंट कमीशन बनाया जाए।
पहले इन स्टेट्स के लेजिस्लेचर रेजोल्यूशन पास करते हैं, उसके बाद पार्लियामेंट एक लॉ बनाकर इस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करता है। ये पूरा प्रोसेस आर्टिकल 315 में मेंशन है। अब समझते हैं इसका अपॉइंटमेंट। तो देखिए, इसके चेयरमैन और सभी मेंबर्स का अपॉइंटमेंट भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसका मतलब ये है कि चाहे कमीशन का काम मल्टीपल स्टेट्स के लिए हो, लेकिन उसका सिलेक्शन सेंट्रल लेवल पर होता है ताकि इम्पार्शियलिटी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। नेक्स्ट है इसका टर्म। तो इसके चेयरमैन या कोई मेंबर अपना पद मैक्सिमम 6 साल तक संभाल सकता है, या जब तक वो 60 साल की उम्र तक नहीं पहुंच जाता। यहाँ पे जो भी कंडीशन पहले आती है वही उनका टेन्योर डिसाइड करती है। इस फिक्स टर्म का पर्पज ये है कि कमीशन में लगातार फ्रेश एनर्जी और एक्सपीरियंस का बैलेंस बना रहे। नेक्स्ट है रेजिग्नेशन। तो देखिए, इसका चेयरमैन या मेंबर अगर अपना पद छोड़ना चाहे तो वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट कर सकते हैं। ये प्रोसीड्योर आर्टिकल 317 के तहत मेंशन है, जिससे इंश्योर होता है कि रेजिग्नेशन का प्रोसेस एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल रूट से फॉलो हो। अब समझते हैं इनके रिमूवल और सस्पेंशन का प्रोसेस। तो देखिए, इसके चेयरमैन या मेंबर को रिमूव करने का अधिकार सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होता है। अगर उनके खिलाफ मिसबिहेवियर, करप्शन या इनकैपेसिटी का सीरियस केस हो तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी के लिए रेफरेंस भेजते हैं। इंक्वायरी के दौरान प्रेसिडेंट उन्हें सस्पेंड भी कर सकते हैं। इससे इंश्योर होता है कि रिमूवल का प्रोसेस फेयर और लीगली साउंड रहे। नेक्स्ट है कंडीशंस ऑफ सर्विस। तो दोस्तों, इसके चेयरमैन और मेंबर्स की सर्विस कंडीशंस जैसे सैलरी, अलाउंसेज और प्रिविलेजेस भारत के प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। आर्टिकल 318 ये अथॉरिटी प्रेसिडेंट को देता है। इससे एक यूनिफॉर्म और अनबायस्ड सर्विस फ्रेमवर्क बनाया जाता है। अब समझते हैं इसका रिपोर्टिंग प्रोसेस। तो देखिए, JSPSC हर साल एक एनुअल रिपोर्ट बनाता है जिसमें उनके साल भर के काम का डिटेल होता है। ये रिपोर्ट उन स्टेट्स के गवर्नर्स को भेजी जाती है जिनके लिए कमीशन काम करता है। गवर्नर्स इस रिपोर्ट को अपने रेस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर में पेश करते हैं। अगर कमीशन की किसी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया हो तो लेजिस्लेचर में उसका प्रॉपर रीजन भी बताना होता है। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को डिटेल में कवर किया। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम समझेंगे फंक्शंस ऑफ PSCs। तो देखिए, PSC का मेन काम रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फेयर और ट्रांसपेरेंट रखना है। आर्टिकल 320 में इनके फंक्शंस को क्लियरली डिफाइन किया गया है। तो चलिए एक एक पॉइंट को समझते हैं। इनका पहला फंक्शन है यूनियन और स्टेट लेवल के सिविल सर्विसेज के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करना। UPSC सेंट्रल सर्विसेज के लिए एग्जाम्स लेता है, जबकि SPSC अपने स्टेट्स के सर्विसेज के लिए। नेक्स्ट है UPSC असिस्ट स्टेट्स इन जॉइंट रिक्रूटमेंट। यानी अगर किसी पोस्ट के लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए और स्टेट्स रिक्वेस्ट करे तो UPSC स्टेट्स की मदद करता है जॉइंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। इसमें जॉइंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस डिजाइन करना, एग्जाम कंडक्ट करना और सिलेक्शन फाइनलाइज करना शामिल होता है। ये सिस्टम स्पेशली तब यूजफुल होता है जब स्टेट्स इंडिविजुअली रिक्रूटमेंट मैनेज करने में डिफिकल्टी फेस करते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इफेक्टिव, फेयर और अपडेटेड बनाने के लिए PSC का एक इम्पोर्टेंट काम होता है सरकार को कंसल्ट करना, जैसे कंसल्टेशन ऑन रिक्रूटमेंट मेथड्स। इस कंसल्टेशन में सिलेक्शन प्रोसीजर का डिजाइन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करना, एग्जाम पैटर्न फिक्स करना शामिल होता है। इसका मकसद ये होता है कि हायरिंग प्रोसेस फेयर, ट्रांसपेरेंट और अपडेटेड हो। नेक्स्ट है कंसल्टेशन ऑन अपॉइंटमेंट, प्रमोशन एंड ट्रांसफर। तो दोस्तों, PSC का काम सिर्फ एग्जाम्स कंडक्ट करना नहीं होता, बल्कि अपॉइंटमेंट, प्रमोशन और ट्रांसफर के मैटर्स पर भी सरकार को एडवाइस देना होता है। इसमें इंश्योर किया जाता है कि प्रमोशन और ट्रांसफर का प्रोसेस मेरिट बेस्ड हो, ना कि फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म के बेसिस पर। नेक्स्ट है कंसल्टेशन ऑन डिसिप्लिनरी मैटर्स। तो देखिए, अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर मिसकॉन्डक्ट या नेग्लिजेंस का चार्ज लगता है तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में PSC का इनपुट लिया जाता है।
कमीशन इंक्वायरी के प्रोसीजर, पनिशमेंट के लेवल या चार्जेस के वैलिडिटी पर अपने रिकमेंडेशंस देती है। इससे इंश्योर होता है कि डिसिप्लिनरी एक्शंस फेयर और लीगली साउंड हो। नेक्स्ट है कंसल्टेशन ऑन एनी मैटर रेफर्ड बाय प्रेसिडेंट और गवर्नर। तो कुछ सिचुएशन में प्रेसिडेंट यूपीएससी के लिए या गवर्नर एसपीएससी के लिए पीएससी को स्पेशल मैटर्स रेफर करते हैं जो उनके यूजुअल फंक्शन से अलग होते हैं। पीएससी उन पर भी डिटेल्ड स्टडी करके एडवाइस देता है। ये प्रोविज़न फ्लेक्सिबल नेचर का होता है ताकि सरकार स्पेशलाइज्ड रिक्रूटमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन में कमीशन की एक्सपर्टाइज का यूज कर सके। तो ये था आर्टिकल 320 यानी फंक्शन ऑफ पीएससी का एक फुल ब्रेकडाउन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम समझेंगे कि फाइनेंशियल प्रोविजन ऑफ पीएससी के बारे में। तो पीएससी की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए संविधान में क्लियर प्रोविजंस दिए गए हैं। ये प्रोविजंस बताते हैं कि इनके खर्चे का सोर्स क्या होगा। तो चलिए इन्हें अलग अलग समझते हैं। पहले समझते हैं एक्सपेंसेज ऑफ यूपीएससी। तो यूपीएससी का सारा खर्चा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। इसका मतलब है कि इसके लिए पार्लियामेंट के एनुअल वोट की ज़रूरत नहीं होती। ये अरेंजमेंट यूपीएससी की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को इंश्योर करता है ताकि कमीशन अपना काम बिना किसी फाइनेंशियल प्रेशर या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कर सके। नेक्स्ट है एक्सपेंसेज ऑफ एसपीएससी। तो इसका सारा एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से निकलता है। इस प्रोविजन का मकसद है कि स्टेट लेवल कमीशन अपने काम में सरकारी इंटरफेरेंस से बचा रहे। जब बजट अलॉटमेंट के लिए लेजिस्लेचर की अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होती तो कमीशंस अपने डिसीजंस को ज़्यादा फ्रीली और विदाउट बायस ले सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेंसेज ऑफ जेएसपीएससी। तो इनके खर्चे उन सभी स्टेट्स के बीच डिवाइड होते हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसका एग्जैक्ट शेयरिंग फॉर्मूला पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ में डिफाइन होता है। ये प्रोविजन इंश्योर करता है कि हर पार्टिसिपेटिंग स्टेट अपना शेयर कंट्रीब्यूट करे। इससे जेएसपीएससी स्मूथली फंक्शन करती है बिना किसी एक स्टेट पर फाइनेंशियल बर्डन डाले। तो दोस्तों इस तरह से पीएससी की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस काफ़ी केयरफुली डिजाइन की गई है ताकि इनका फंक्शनिंग फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर रहे। तो ये था कि फाइनेंशियल प्रोविजन का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ पीएससी। तो देखिए पीएससी का फ्रेमवर्क और फंक्शनिंग हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 315 से 320 तक क्लियरली डिफाइंड है। इन प्रोविजंस के थ्रू पीएससी के कॉन्स्टिट्यूशन, पावर्स, फंक्शंस और लिमिटेशन सब कुछ स्पेसिफाई किया गया है। तो चलिए यहाँ पे हर एक आर्टिकल को समझते हैं। यहाँ पे पहला है आर्टिकल 315। तो ये आर्टिकल कहता है कि भारत में एक यूपीएससी होगा जो सेंटर के लिए एग्जाम करेगा और हर स्टेट में अपना एक एसपीएससी होगा। अगर दो या ज़्यादा स्टेट्स चाहे तो वो मिलकर जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बना सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है आर्टिकल 316। तो इस आर्टिकल के मुताबिक यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स का अपॉइंटमेंट भारत के राष्ट्रपति करते हैं, जबकि स्टेट पीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स का अपॉइंटमेंट स्टेट के गवर्नर करते हैं। इनका कार्यकाल 6 साल का होता है। स्टेट पीएससी में मैक्सिमम एज लिमिट 62 साल है, जबकि यूपीएससी में मैक्सिमम एज लिमिट 65 है। जो कंडीशन पहले पूरी हो जाए वही लागू होता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 317। तो ये आर्टिकल मेंबर्स के रिमूवल और सस्पेंशन का प्रोसेस बताता है। अगर किसी मेंबर पर मिसकॉन्डक्ट या इनकैपेसिटी का चार्ज हो तो प्रेसिडेंट या गवर्नर उन्हें रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी की रिकमेंडेशन जरूरी होती है। नेक्स्ट है आर्टिकल 318। ये आर्टिकल मेंबर्स के सर्विस कंडीशंस और उनके स्टाफ के रिक्रूटमेंट रूल्स डिसाइड करने का अधिकार देता है। यूपीएससी के लिए यह पावर प्रेसिडेंट के पास होती है, जबकि स्टेट पीएससी के लिए गवर्नर के पास होती है। नेक्स्ट है आर्टिकल 319। तो ये आर्टिकल कहता है कि पीएससी का कोई भी मेंबर अपने टर्म के बाद वही पोस्ट दोबारा नहीं ले सकता।
यूपीएससी का मेंबर स्टेट पीएससी का चेयरमैन बन सकते हैं, लेकिन यूपीएससी का चेयरमैन दोबारा यूपीएससी या स्टेट पीएससी का मेंबर नहीं बन सकते। नेक्स्ट है आर्टिकल 320। तो ये आर्टिकल पीएससी के फंक्शंस को डिफाइन करता है। इसमें रिक्रूटमेंट एग्जाम्स कंडक्ट करना, कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना, प्रमोशन, ट्रांसफ़र और डिसिप्लिनरी मैटर्स पर एडवाइस देना शामिल है। नेक्स्ट है आर्टिकल 321। तो इसके मुताबिक पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाकर पीएससीज के फंक्शंस को एक्सटेंड कर सकते हैं, जिससे उन्हें एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जा सकती है। नेक्स्ट है आर्टिकल 322। तो ये आर्टिकल कहता है कि पीएससीज का सारा एक्सपेंडिचर डायरेक्टली कंसोलिडेटेड फंड से चार्ज होता है। इसका मतलब है कि इनके खर्चे को लेजिस्लेचर वोट के थ्रू अप्रूव नहीं करता, बल्कि ये ऑटोमेटिकली एलोकेट होता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 323। तो ये आर्टिकल रिपोर्टिंग मैकेनिज्म को डिफाइन करता है। ये कहता है कि यूपीएससी अपना एनुअल रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, जबकि स्टेट पीएससी अपना रिपोर्ट गवर्नर को देता है। ये रिपोर्ट पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेजेंट किए जाते हैं, जिसमें रिकमेंडेशन और रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ का डिटेल होता है। तो दोस्तों, ये था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो आज के सेशन में हमने यूपीएससी, एसपीएससी और जेएसपीएससी को डिटेल में समझा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका आज के वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।